बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 दिन पहले हुकूमत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर पर। इस हुकूमत ने उस ऑपरेशन को 20 मिनट का नाम दिया, लेकिन ये हुकूमत उस ऑपरेशन को 24 घंटों में करने में भी नाकाम हुई। इसकी अब वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अवाम का इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत का इजहार है। इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैंने 3 दफ़ा अपनी जमात के लोगों और अपने कारकुनों से कहा कि मैं गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना मेरी जमात के लोग और ना ही मेरे कारकुन वो मुझे मना करते रहे, जिसकी वजह से मैं फिर अपने कमरे में जाकर बैठ जाता, वरना मैंने 3 दफ़ा अपना बैग उठाकर बाहर आ चुका था। अब लोग पुलिस के सामने और हुकूमत के सामने ये मज़ाहमत क्यों कर रहे हैं? लोग यही चाहते हैं कि उन्हें अमन और शांति से रहने दिया जाए और इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन इस हुकूमत को पता है कि इन्होंने हार जाना है। ये हुकूमत इलेक्शन करवाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़े दिन पहले यही केस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन पंजाब और केपी में डेट तो अनाउंस हो गई हैं, लेकिन ये हुकूमत फिर भी हीले बहाने कर रही है कि किसी तरह कोई ना कोई हादसा करवाकर इस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। लेकिन पीटीआई की हिकमत अमली की वजह से इस इलेक्शन को मुलतवी करना नामुमकिन हो चुका है। कारकुनान ने अपनी मेहनत की वजह से अपने लीडर की हिफाजत की है। जब पुलिस ने ज़मान पार्क पर धावा बोला तो बहुत सारे कारकुनों को मुंतशिर कर दिया गया। इमरान खान साहब के घर के आगे एक नहर है, वो कारकुनान वहाँ से मुंतशिर होकर नहर की दूसरी तरफ चले गए। वहाँ नहर पर 2 पाइप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कारकुनों ने उन पाइप पर चारपाइयाँ डालकर फिर वो इमरान खान साहब के घर की तरफ आने लगे और पुलिस पर हमला करने लगे। जब पुलिस ने दूसरी बार ज़्यादा मुज़ाहमत करके इमरान खान साहब के गेट तक पहुंच गई तो शिबली फराज साहब ने हमें बताया कि अंदर मुराद सईद के साथ 40 कारकुनान थे। ये उनकी हिकमत अमली थी कि पुलिस को यही लगे कि बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की घर के अंदर मौजूद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शिबली फराज साहब ने कहा कि कारकुनान सिर्फ 40 थे मुराद सईद के साथ, लेकिन मुराद सईद अंदर से डटे रहे और पुलिस को यही खौफ था कि अगर हम अंदर जाते हैं कारकुनान ज़्यादा होने की वजह से कहीं हमारी पिटाई ना हो जाए, जिसकी वजह से पुलिस अंदर दाखिल नहीं हो सकी। तीसरी मर्तबा जब कारकुनान पर हमला किया गया रात के पहर, तो कारकुनान गलियों में भागने लगे क्योंकि उन पर बहुत टीयर गैस फेंकी जा रही थी, जिसकी वजह से कारकुनान को जब एक औरत ने भागते देखा तो उस औरत ने कारकुनान से पूछा कि आप कहाँ भाग रहे हो। उन कारकुनान ने जवाब दिया कि हमारे पास पत्थर ख़त्म हो चुके हैं। उस औरत ने कहा कि ये मेरे घर की दीवार तोड़ो और यहाँ से पत्थर लो और इन पर फेंको। अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे, ये लोग अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, जो कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क में इलेक्शन करवाने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अब इन लोगों के साथ है, वो मिले हुए हैं। ये अब लंदन प्लान का हिस्सा है कि इंतखाबात नहीं करवाने, इसलिए से एस्टेब्लिशमेंट ने जो इनसे वादे वहीद किए हुए हैं उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसी वजह से रेंजर्स भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। लोगों ने बताया कि हम रेंजर पर हमला करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब देखा कि रेंजर उन पर सीधे फायर कर रही है और रेंजर पीछे से पुलिस को गाइड कर रही है, तो फिर लोगों ने रेंजर पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी को भी तोड़ा, जिसकी वजह से रेंजर को पसपा होना पड़ा। रेंजर पीछे चली गई। अब ये पहली बार हो रहा है कि लोग आर्मी की गाड़ियों पर और रेंजर पर हमला कर रहे हैं। ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। अब हमने शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि एक रात ऐसी आई थी जिसमें मुझे मार्शल लॉ की आवाज़ें सुनाई दी थी। लेकिन ये अब 90 की, 80 की, 70 की दहाई नहीं है। अब मार्शल लॉ लगाना बहुत मुश्किल है। पहले जब भी मार्शल लॉ लगाया जाता था लोग मिठाइयाँ बांटते थे,
लेकिन अब किसी ने मिठाइयाँ नहीं बांटनी, अब लोगों ने आगे से मजम्मत करनी है। इलेक्शन तो इनको कराने पड़ेंगे और डेट्स पर ही कराने पड़ेंगे, क्योंकि एतजाज़ असद साहब ने कहा है कि इनको सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना पड़ेगा, वरना हम वकला और पीटीआई जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है वो एहतजाज शुरू कर देंगे। जब इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया तो पहले ही इनसे पीटीआई नहीं संभाली जा रही, जब और इदारे में इसमें शामिल हो गए तो ये फिर क्या करेंगे। इनको डेफिनेटली इलेक्शन कराना ही पड़ेंगे। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ने ज़मानत की दरख्वास्त दी थी कि इस ऑपरेशन को रोका जाए और हमारी ज़मानत मंजूर की जाए, लेकिन इस्लामाबाद ने आगे से उसी सेशन कोर्ट में भेजा कि आप वहां पर जाएं और अपनी ज़मानत करवा लें, लेकिन ज़फ़र इकबाल साहब ने उस ज़मानत को मुस्तरद कर दिया और उस पर एक फ़ैसला सुना दिया है। उस फैसले में उन्होंने कहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया है। ये पहला वारंट है जिस पर हुकूमत के करोड़ों रुपए लग गए, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान हुआ और काफ़ी सारे पुलिस वाले ज़ख्मी भी हुए। ये दुनिया का पहला वारंट गिरफ़्तारी है जो पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ा है। लेकिन ज़फ़र इकबाल साहब को ये नहीं पता कि जो वहाँ पर निहत्ते कारकुनान पर जुल्म किया गया है उसका अजाला कहाँ से किया जाएगा। ये ज़फ़र इकबाल साहब, जज ने कहा है कि मैं जो फ़ैसला लिख रहा हूँ, फ़ैसला लिखने से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जो मैं फ़ैसला लिख रहा हूँ आपको ये सुनकर मज़ा आएगा। अब आप इस जज की मेंटालिटी देख लें कि ये कैसी बातें अपने फ़ैसले के दौरान कर रहा है, इसको लोग कैसे तस्लीम करेंगे। ये फ़ैसला इंतहाई एक तरफ़ा था। ये इस फ़ैसले से हुकूमत की मुदाखलत नज़र आ रही थी। ये फ़ैसला जब आया उसके बाद पीटीआई ने इस पर रिएक्ट किया कि ये फ़ैसला बिल्कुल ही हमारे ख़िलाफ़ किया गया है। अब इस फ़ैसले में ये जो जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब, ये नून लीग और पीपल पार्टी के में दौर में लगे थे। अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पाकिस्तान का एक सुप्रीम इदारा है, उसमें जजेस की तकसीम हो रही है। उसमें अगर 10 जज हैं, 5 एक तरफ हैं, 5 एक तरफ है। यहाँ तो ये सिलसिला चल रहा है, तो सेशन कोर्ट में आप देख लें कि ये नून लीग और पीपल पार्टी कितनी मुदाखलत करती होगी, क्योंकि नून लीग की सियासत यही रही है कि जजेस को लगाया जाए, ब्यूरोक्रेट्स को लगाया जाए और उनसे काम लिया जाए और अदालतों के फ़ैसलों पर असरअंदाज हुआ जाए। आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो मरीम नवाज़ ने वो तस्वीरें दिखा कर रैलियों में जजों के बारे में क्या क्या नहीं बोला था। ये लोग, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर जब इनके खिलाफ पहले फ़ैसला आया था तो डंडों से हमला किया हुआ भी है। अब रात को यास्मीन राशिद साहबा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। 5 से 6 लेडीज़ पुलिस वाली, जो कि ज़ाहिरी ऐसा ही लग रहा था, उन्होंने यास्मीन राशिद साहबा की गाड़ी को आकर रोका और उनसे कहा कि हमारे पास वारंट है आपको हम यहाँ से लेने आए हैं। लेकिन यास्मीन राशिद साहबा की कमाल हिकमत अमली देख लें कि उन्होंने फ़ौरन ही उनसे वारंट गिरफ़्तारी मांगे और अपना शीशा ऊपर किया और अंदर बैठकर वहाँ से जो साथ ही पीटीआई के कारकुनान का हेड ऑफिस था वहाँ फ़ोन किया, वहाँ से कारकुनान इकट्ठे होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो गिरफ़्तारी नामुमकिन हो गई। अब ये उन्होंने हिकमत अमली कहाँ से इख्तियार की। अब पीटीआई को बता दिया गया है कि इन्होंने इमरान खान साहब को तो ये नहीं गिरफ़्तार कर सके, लेकिन इन्होंने आपकी जो सीनियर लीडरशिप है उसको गिरफ़्तार करना है और हर कीमत पर करना है। इसलिए जो भी गिरफ़्तार करने आए पहले आपने उनसे वारंट गिरफ़्तारी मांगने हैं और उसके बाद उनका आईडी कार्ड मांगना है कि क्या आप पुलिस वाले हैं भी या कोई नामालूम अफराद हैं। अगर वो पुलिस वाले होते, उनके पास वारंट गिरफ़्तारी होते, तो वो लोगों के आने की वजह से भागते ना वहाँ से। अब इन्होंने प्लान ये किया है कि इमरान खान साहब को 18 मार्च को जब अदालत में पेश किया जाएगा तो उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब इमरान खान साहब को एक नई हिकमत अमली के साथ अदालत में जाना पड़ेगा और अपनी गिरफ़्तारी को नामुमकिन बनाना होगा, क्योंकि इमरान खान साहब पहले जब अदालत में गए थे तो उनके साथ ठीक ठाक बंदे थे, लेकिन अब उनको उनसे डबल लेकर जाने पड़ेंगे, तो फिर ही उनकी गिरफ़्तारी नामुमकिन हो सकती है, वरना ये पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को अदालत से ही गिरफ़्तार किया जाए। आईजी साहब ने और
वज़ीर इत्तलात पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इकट्ठे बैठकर। एक रिपोर्टर ने आईजी साहब से सवाल पूछा कि आप इमरान खान साहब की गिरफ्तारी में आइन और कानून को ले आते हैं, क्या आपने राणा सनाउल्लाह को भी गिरफ्तार किया है जिसके वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब से पहले के निकले हुए हैं? तो आईजी साहब उस बात को गोल मोल करके आगे चलते बने और उन्होंने यही कहा कि अब ये वक्त नहीं है इस पर बात करने का, अब हम जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हैं इमरान खान, उस पर बात करें। अब ये आईजी साहब क्यों कह रहे थे? क्योंकि पीछे से उन्हें कहा गया है कि इमरान खान साहब को हर सूरत गिरफ़्तार करना है और गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद पहुंचाना है। जब वो गिरफ़्तार हो जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि उनके साथ क्या किया जाता है। हो सकता है उन्हें मार दिया जाए, हो सकता है कि उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश की जाए, हो सकता है स्लो पॉइजनिंग की जाए कि जिसकी वजह से बंदा आहिस्ता आहिस्ता 4, 5, 6 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मर जाता है। इमरान खान साहब को इस हालात में कि जब हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के तमाम इदारे उनके ख़िलाफ़ हैं, एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि वो गिरफ़्तारी से कैसे बच सकते हैं। दूसरे नंबर पर आमिर मीर से एक सवाल पूछा गया कि आपको वहाँ ज़मान पार्क में ऑपरेशन में नाकामी क्यों हुई? अब वो उनका सवाल देख लें कि उन्होंने, ये लोग मुल्क को डिवाइड करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने पख्तून जो हमारे पठान भाई हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ पर जो पश्तून हमारे भाई हैं वहाँ पर वो मिलिटेंट्स हैं, यानी उन्हें दहशतगर्द कहा है। अब इन लोगों की मेंटालिटी देख लें, ये पठानों को दहशतगर्द कह रहे हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो शहादतें हुई हैं दहशतगर्दी की वजह से वो हमारे पश्तून भाइयों की हुई हैं। वो अब उनको क्या लाहौर में आने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ेगा? क्या उन्हें वीज़ा लगवाना पड़ेगा? क्या लाहौर कोई और मुल्क है और पेशावर कोई और मुल्क है? ये इस हुकूमत की बातें हमारी समझ से तो बालातर हैं कि पेशावर में जब कोई चाहे लाहौर में आ सकता है, लाहौर से जब कोई चाहे पेशावर में जा सकता है। अब ये हुकूमत से अगर अपना ऑपरेशन कामयाब नहीं करवाया गया तो अब ये इस तरह के हीले बहाने कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर में जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनमें से जो तकरीबन 60% लोग हैं, 60 से 65% लोग हैं वो लाहौरी हैं। जो 5-10% लोग हैं वो जंग से आए हुए हैं, शेखुपुरा से आए हुए हैं, और जो बाकी 30% है वो पश्तून खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आए हुए हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि वहाँ पठान हैं वो असले के साथ मौजूद हैं, पठान तो वैसे भी अपनी गाड़ी में असला रखते हैं, उनकी ये एक रिवायात है, वो शुरू से ही ऐसे चलते हैं, जब भी वो कहीं भी सफ़र करते हैं तो वो अपनी गाड़ी में असला रखते हैं। अब आ जाते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने एक हिला देने वाली स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आईएमएफ ने हमें जो मुआहदे के अंदर एक बात कही है कि अपने जो ज़्यादा रेंज वाले मिज़ाइल है उनकी हमें तफसीलात दें। इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि हम उसकी तफसीलात आपको नहीं दे सकते। ये पहली बार पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में हो रहा है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कोई हमारे जो आर्मी के मामलात है उस पर कोई सवाल पूछ रहा है। ये हमें हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? हमारा जो मुल्क है इस वक्त वो मईशत उसकी बिल्कुल डाउन है। इस वजह से जो दुश्मन हैं वो हमारे मुल्क से जो भी हमने एटमी हथियार बनाए हुए हैं वो लेना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई ख़तरा है। अब हमने जो मिज़ाइल सिस्टम अपने बनाए हुए हैं वो इंडिया की वजह से बनाए हुए हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान की जो लंबाई है वो काफ़ी बड़ी है और जो चौड़ाई है वो बहुत थोड़ी है, लेकिन उधर देख लें कि जो इंडिया की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। उनके जो आखिरी कोने में आसाम उनका एक मौजूद है, वहाँ तक पाकिस्तान ने अपने मिज़ाइल को पहुँचाने के लिए बंदोबस्त किया हुआ है। लेकिन अगर आप एंगल को दूसरी तरफ यूरोप की तरफ घुमाते हैं या इसराइल की तरफ घुमाते हैं, इसी रेंज को 2750 या 3200 किलोमीटर को घुमाते हैं तो ये इसराइल और यूरोप के कुछ इलाके भी इसमें आ जाते हैं। इसी वजह से उनको ये टेंशन है कि कहीं पाकिस्तान किसी दिन हम पर हमला ना कर दे। इसी वजह से वो बार बार पाकिस्तान को ये कहते रहे हैं कि अपने जो लॉन्ग रेंज वाले मिज़ाइल है इनको कम कर दिया जाए, यानी इनको ख़त्म कर दिया जाए और शॉर्ट रेंज वाले मिज़ाइल आप रख सकते हैं।
अब देखते हैं कि ये पाकिस्तान में मामलात कैसे सेट होते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कल अपने बयान में कहा है कि मैं पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए किसी के साथ भी बात करने को तैयार हूँ, किसी के साथ भी बैठने को तैयार हूँ। अब देखना ये है कि ये पीडीएम की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बैठने को तैयार होती है कि नहीं, क्योंकि अब ये ताकत के नशे में हैं, ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, ये ना ही मुल्क का सोचते हैं। देखते हैं कि ये बैठते हैं कि नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।